ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ जी की नज़रों में चोट की। उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए, जिससे उनका भाई विदेश जा सके। मोहिनी के मुंह से सच सुनकर आज अखिल के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास जी की तरफ देखने लगा, जो मोहिनी की तरफ भावना शून्य होकर देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे सोनू के नाम पर कर्जे लिए हैं, उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे। और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का काम काज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। अखिल ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी? अपनी छोटी बहू को तो जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रही है, अपनी जेठानी के बहकावे में आकर। मुझे अच्छे से पता है ये सब इसे तेज तर्रार सोनी की साजिश है। तभी गुस्से में अजय ने कहा, खबरदार अखिल, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा चुका होता। सही कहा मोहिनी ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। माँ इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी माँ जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोहिनी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि सोनी ने गहने नहीं चुराए और अखिल सोनू को ब्लैकमेल करता है? तब मोहिनी ने कहा कि माँ जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं गई जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? सास बोली, अरे वो शादी तो शादी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। मोहिनी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा, अच्छा तो फिर ये क्या है माँ जी? माँ जी ने फोटो देखा तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नज़दीक के सब रिश्तेदार आए थे, सिवाय इस घर के लोगों के। अखिल की बहन ने सारे जड़ाऊ पुश्तैनी सासू जी के गहने पहन रखे थे, जिसका इल्जाम सोनी पर लगा दिया गया था। मोहिनी ने सोनू से कहा, अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी इस दलदल से निकल नहीं पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई थी वो जीजा जी के कारण ही हुई थी। और नेहा सोनू की प्रेमिका को भी जीजा जी होटल के रूम तक लेकर गए थे, ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। सोनू आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननद ने कहा, मोहिनी तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हो? तब मोहिनी ने कहा, दीदी आपने अपना मायका और हमारी जिंदगी खराब करते समय नहीं सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए माँ जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। सासू जी की बात सुनकर मोहिनी और सोनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। सास जी की बात सुनते सोनी और मोहिनी के साथ साथ अजय और सोनू के होश उड़ गए। तब अजय ने कहा, माँ सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया, से क्या मतलब है? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तक नजरें झुकाए खड़ी माँ जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं, तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये कल की आई मोहिनी मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो मोहिनी अभी
मेरे दामाद के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं, समझे? और मोहिनी गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने उन्हें गहने दिए थे। सोचा था इस बहाने से सोनी इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडी मारकर इसी घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार सोनी का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते मोहिनी के ससुर जी बोले, वाह पत्नी जी, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है। पहले मेरे बच्चों की नज़रों में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। उनको बोलता देख सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। अखिल ने हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ। आप आइए मेरे साथ कमरे में। अपना हाथ अखिल के हाथ से छुड़ाकर अजय के पिताजी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते तो अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। पत्नी जी, तुम भी चाहो तो चली जाओ इस घर से। माँ जी बोली, मैं क्यों जाऊँ इस घर से, मैं तो यहीं रहूँगी, और जो मेरी मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा वैसा ही करूँगी। अखिल अपनी पत्नी के साथ घर से जाने लगे तो सोनी ने उनको रोक कर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा किया तो सोनी मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज ही नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। अखिल ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो, सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगी। कहकर अखिल उसकी पत्नी वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब क्या, आगे क्या और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ जी उठकर कमरे में चली गई, पापा जी घर से बाहर चले गए। तब अजय ने कहा, सोनी, अब हम क्या करेंगे? तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहनोइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करेंगे। सोनी ने कहा, अजय, अब जो होना था वो हो चुका, अब ना वो सुधर सकता है, ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। अजय और सोनू ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन सोनी और मोहिनी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 20 दिनों में नौकरी मिल भी गई। मोहिनी ने उसके बाद बुटीक के काम में धीरे धीरे शुरू किया, और देखते देखते बुटीक के साथ ही सोनी के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब सोनू और अजय भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला तो वो थी माँ जी का व्यवहार। अजय के पापा जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अजय सोनू भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक माँ जी ने कहा, वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही हैं, क्योंकि अब वहीं अपनापन और
प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर मोहिनी और सोनू के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। सोनू को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। मोहिनी के समर्पण से उसके दिल में जगह मोहिनी के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे को काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। सोनी ने 2 जुड़वा बेटियों को तो मोहिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो सोनी और मोहिनी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल की कठिनाई संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज सोनी के जन्मदिन मोहिनी उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे कहूँ। कि तभी कमरे में अजय ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहे थे। अजय को परेशान देखकर सोनी और मोहिनी खड़े हो गए। सोनी ने कहा, अजय, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? अजय ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब सोनी ने कहा, अजय, कल भी वो माँ थी और आज भी वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि माँ जी आईसीयू में है। अजय को डॉक्टर से पता चला कि माँ जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि वह यहाँ कौन लेकर आया और कैसे उनकी चोट लगी। माँ की हालत देखकर अजय अपना जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तब सोनी ने उसे संभालते हुए कहा, अजय, हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान करते हुए कभी नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते। और अजय सोनू की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावतें सही कही गई हैं। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का अख्तियार करेंगे। अजय, सोनू और माजी का ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए अजय और सोनी ने उन्हें अपना खून दे दिया। सोनू अपनी बहन को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली बहन के घर जाने के लिए, और जब उनके घर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था, ना ही आसपास के लोगों का कुछ पता था। वो वापस लौटने के लिए कार के अंदर ही खड़ा था कि उसने बहन के घर काम करने वाली बाई देखी, जिसे सोनू ने आवाज़ दी। तो सोनू को देखते ही वो तेजी कदमों से आगे चलने लगी। तब सोनू ने भागकर उसे पकड़ा, तो उसने पहले कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। फिर सोनू ने जब उसे पुलिस का डर दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपके दोनों जीजा में पैसों को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनके पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी आपकी माँ उठकर उन लोगों के बीच बचाव करने आई, तो दोनों लोग आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसा लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती है। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने, तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही झटका मार दिया और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, बेटी को ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब इन लोगों से व्यापार में नुकसान होने लगा, तब से ही आपकी माँ ने अपनी बेटी दामाद के घर को नज़रअंदाज कर रही थी।
रोज रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते देखा। कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज अपनी मरने की दुआ करती थी। जब चोट लगी तब मेरे पति ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों को फोन किया। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राजी नहीं थे। कहा, मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम अब करती है, कौन इसे पूछेगा। सोनू इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने की बात अजय को बताती है। सारी बातें सुनकर हर कोई सोच रहा है कि पैसे के लिए कोई इतना गिर कैसे सकता है। तब सोनू ने कहा, भैया मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। उसी पीछे से सोनू के पापा जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को सहनी ही है। पहले अपनी माँ को ठीक कराओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। 4 दिन बाद को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में चले गए। लेकिन जब सोनू, अजय, सोनी, मोहिनी और उनके पति जी कमरे में पहुंचे तो खामोश थी। जब अजय ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि तुम्हारी माँ जी की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचानती हैं कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है। उनका इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब सोनी को माँ बुलाती, बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसे हरकत करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया आती, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। उनके भतीजे ने पुलिस से शिकायत करने से दोनों बेटों को तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन दोनों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों को कर्ज के बही खाते के सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे। बोली लगाने और खरीदने वाले आज मोहिनी और सोनी थी। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई। जिस खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी, आज सोनी के कमरे में आई मोहिनी और उनके अंशु का दावा किया। दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को दिशा देना, जीवन जीने के महत्व समझाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर उस दिन आप सब सच मुझे ना कहा होता तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात हो जाती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। तब सोनी ने कहा, मोहिनी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे नहीं मिलती तो। मोहिनी ने कहा, यही तो बात है, आपको अपनी बड़ी बहन समझकर हर चीज के लिए परेशान करने वाली हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी, मेरी जिंदगी पलाश के फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू नहीं है। तब आपने कहा था कि मोहिनी, पलाश के फूल की सुगंध भले ही ना हो, लेकिन इसमें से तमाम औषधीय गुण होते हैं जिनको जानकर अगर सही तरीके से उनका उपयोग किए जाए तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं और बचा सकते हैं। बस तब तक हमें धैर्य से काम लेना होगा जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। हम औरतों की जिंदगी किसी भी हालत में आसान नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं है। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी ताने सुनाता, हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ते। ना ही हम अमीर माँ बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर जरूर बन सकते हैं।
और इस समाज में पूर्व धारणा हो सकती है कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के अंदर बाहर और दोनों जगह वो सब कुछ संभाल सकती हैं और फिर दोनों देवरानी जेठानी बहन बनकर साथ में खुशी खुशी रहने लगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें।